चलिए, इस प्रकार हमने अभी राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब हम संसद यानी संसद की क्या शक्तियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु लिया हमने कानून निर्माण, कानून निर्माण, विधि निर्माण, विधि निर्माण यानी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो कौन बनाएगी? संसद। सरकार को चलाने, शासन को चलाने के लिए जो नियम बनाएंगे वो कौन बनाएगी? संसद। संसद के किसी भी सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा। तो प्रस्ताव रखा जाएगा, किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है। जो भी कानून की आवश्यकता है उसके लिए प्रस्ताव रखने पर राज्यसभा से अगर रखा जाता है, पास होने पर लोकसभा में जाएगा। यदि लोकसभा में रखा गया है तो राज्यसभा में आएगा। इस प्रकार कि प्रस्ताव कोई भी कानून बनाना है उसके लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। राज्यसभा में भी रखा जा सकता है और लोकसभा में भी रखा जा सकता है। यदि पहले राज्यसभा में रखा जाता है तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा। और यदि पहले लोकसभा में रखा जाता है तो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, जब राष्ट्रपति उस प्रस्ताव, उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है, शुरू में हमने पढ़ा था कि संसद यानी व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून कैसे बना? कानून दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है और देश में लागू हो जाता है। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय यानी धन से संबंधित बजट हमने पढ़ा हुआ, आय व्यय का ब्यौरा। बजट किसे कहते हैं? आय व्यय के ब्यौरे को हम बजट कहेंगे। देश की आय व्यय का ब्यौरा जो है, कहाँ टैक्स लगाना है उस तरह का। तो देश के वित्त मंत्री संसद में राष्ट्रपति से की परमिशन से, राष्ट्रपति जी के आदेश से वित्त मंत्री संसद में, लेकिन संसद के एक सदन विशेषकर लोकसभा में, मुख्य रूप से कहां? लोकसभा में बजट वित्त प्रस्ताव रखेंगे और वित्त मंत्री प्रस्ताव रखेंगे और पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उस पर वाद विवाद कर सकती है, कोई संशोधन के लिए सलाह दे सकती है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और 14 दिन के बाद लोकसभा में पुण्य आ जाता है और उसे पारित समझा जाता है। यानी वित्त शक्तियां किसके पास हैं? लोकसभा के पास। कोई भी बजट का, किसी भी प्रकार का धन संबंधी खर्च जो है पहले संसद में, संसद के लोकसभा अंग में प्रस्ताव रखा जाएगा, वित्त मंत्री द्वारा बजट रखा जाएगा और बजट पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उस पर रोक सकती है उसको और कोई संशोधन नहीं कर सकती, सलाह दे सकती है। सलाह मानना ना मानना लोकसभा पर निर्मित है, लेकिन बात यह कि वित्त मंत्री द्वारा रखा गया बजट, जो भी विधेयक है, धन विधेयक है, वो पारित होकर देश में लागू हो जाता है। क्या हमने ये भी पढ़ा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कैसे पता चलेगा? इस बात का निर्णय संसद का जो लोकसभा का जो स्पीकर है वह लेता है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद संशोधन, हमने पढ़ा कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 का। संविधान लागू हो गया तो उसमें जो धाराएं थी
मुख्य रूप से अगर मैं अनुच्छेद लिखूं तो 395 अनुच्छेद थे। अब उन अनुच्छेदों में या किसी धारा में परिवर्तन करना है, संशोधन कहलाएगा। और ये संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से ही प्रस्ताव रखा जा सकता है और दोनों में से कोई भी सदन इस संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है। और एक सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, यानी राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में पारित होने के बाद वह साधारण फिर क्या कहा जाएगा, पारित हो जाएगा। अब इसकी विधि तरीका क्या है कि संविधान संशोधन में कुछ धाराओं में संशोधन संसद सामान्य बहुमत से कर सकती है, लेकिन कुछ संशोधन इस प्रकार से है कि दोनों सदनों की सहमति होनी जरूरी है। और कुछ विशेष संशोधन आधे से अधिक आधे राज्यों की सहमति भी होनी आवश्यक है। यानी संशोधन के लिए साधारण बहुमत से भी संसद में द्वारा संशोधन किया जा सकता है, संविधान में दोनों सदनों से बहुमत द्वारा पारित होने पर भी संशोधन किया जा सकता है। और कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति होनी जरूरी है। अब आई बारी निर्वाचन संबंधी संसद की शक्तियां। निर्वाचन के लिए हमने पढ़ा है निर्वाचन संबंधी कुछ शक्तियां इस प्रकार के, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उप राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल कैसे बनता है? निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं संसद में। वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ संसद की बात कर रही है तो सिर्फ संसद के सदस्यों पर चर्चा की हमने कि संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 545 में से 2 सदस्य नहीं और 245 में से 12 सदस्य नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकार के सदस्यों का आंग्ल इंडियन 2 और 12 सदस्य, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में देखा कि वो सदस्य जो समाज सेवा, कला क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं, उन पर चर्चा करें तो इन सदस्यों का चुनाव मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन संसद सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब 5 नंबर पर प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्ति के संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में व्यवहार में मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के विश्वास प्राप्त तक ही मंत्रिमंडल रह सकता है और अविश्वास होते ही मंत्रिमंडल समाप्त हो सकता है। हमने पढ़ा था कि संसद यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन मैंने वहां आपको बताया था कि 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा व्यवहार में तब तक, मंत्रिमंडल व्यवहार में तब तक ही रह सकता है जब तक वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करती है। तो धन्यवाद, आज के लिए नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।